हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। बस आपको लगे रहना है, 100% लगे रहना है। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर किया जाता है, एकदम बढ़िया तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पे क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, वहीं हिंदी मीडियम चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन सर। और दोनों में सेगमेंट सेम है। जो सेगमेंट हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में, वही दोनों में डिलीवर किया जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, कुछ नहीं छोड़ते हैं सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इंटेक्स भी भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज वेल एज एनसीईआरटी इंटेक्स भी कुछ नहीं छोड़ेंगे सर। A1 तरीके से धमाकेदार, लाजवाब, बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सर हिंदी मीडियम चैनल पे सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया तरीके से। ठीक है सर, आज क्या लेके आए सर? केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था, मैंने कहा हाँ मेरे को भी याद है। चैप्टर नंबर सर जी 4, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैंने कहा ठीक है सर, और उसमें टाइप 3 है सर अपना। हाँ तो सर शॉर्ट आंसर में टाइप 3 तो होता है, इसके बाद टाइप 4 आता है। मैंने कहा हाँ मेरे को भी पता है, 3 के बाद ही 4 आता है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होती है। तो सर फटाफट करेंगे और केमिकल काइनेटिक्स को भी निपटा देंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी होगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स को निपटा देंगे A1 तरीके से, बोले तो झकास, बोले तो लाजवाब सर। कोई तो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी नोट डाउन कर ले एक बार जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया? पक्का? पेन कॉपी ले आओ जरा, फटाफट चालू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जनरली पहला क्वेश्चन मैं आपको ही बोलता हूं पढ़ने के लिए, सर एक पढ़ो तो पता है अंदर से वो मोटिवेशन आता है, अगर पहला बन जाता है तो आए गजब। लो पढ़ो भैया, क्वेश्चन नंबर 33। जल्दी देखो एक बार, तेजी में फटाफट। तो देखा फर्स्ट क्वेश्चन सर। पहली बात तो ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, मैंने कहा भैया आज के लेक्चर का तो फर्स्ट है ना, भले 33 दिख रहा है तो क्या है, आज का फर्स्ट नहीं है? हाँ सर उस हिसाब से तो आज का फर्स्ट है। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। तो भैया 33 पढ़ा आप लोग ने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। स्टेट अ कंडीशन अंडर विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, क्या है सर जी? बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। और ये जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है ना, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर हो जाए, ये कैसे मुमकिन है सर? है मुमकिन है, मुमकिन तो सब कुछ है सर। देखो मैं बताता हूं, मतलब A प्लस बी गिव्स AB मान लो, ठीक है? या मैं कहता हूं C मानो, काहे के लिए AB मानना? ले भैया C मान लिया, ले भैया C मान लिया। तो अब देखो इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, ये बायोमोलिकुलर है, लेकिन इसकी ऑर्डर 1 कैसे होगी सर? वो तब होगी जब कोई भी एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। या तो आप B को एक्सेस में रख लो या आप A को एक्सेस में रख लो। अगर B एक्सेस में हुआ तो उसके चेंज होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मान लो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो उसका कंसंट्रेशन उतना चेंज नहीं होता, और अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो रेट पे इफेक्ट भी नहीं करेगा। तो मैंने कहा ओके डन। तब जाके अगर अपन बात करेंगे तो उसका रेट आएगा R इक्वल्स टू KA, और A की पावर 1 है तो भैया ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1 1 1। ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1 1 1। ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1 1 1। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर इनडायरेक्टली ये होगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पढ़ी थी ना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वैसे ही खेल है इसमें, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
नार नार ना ना नार नार ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा। ठीक है, क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने कहा डन। कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? पहले ये बताओ, कोई भी परेशानी हो तो बता दो, जल्दी 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 हो जाए तो बस बोल दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, बिंदास तरीके से आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? ठीक। अब देखो इनने क्या लिखा है। हाँ, बायमोलिकुलर रिएक्शन बिकम्स काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। जब एक किस में हो? एक्सेस में हो। क्योंकि सर अगर एक्सेस में हो गया तो उसका कंसंट्रेशन जो है ना बेटा वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा होती है तो हमें उस पर चेंज नहीं दिखेगा, और चेंज नहीं दिखेगा तो भैया वो इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट भी नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, डन। चलो भाई डन कर लो, डन कर लो, डन। क्लियर है? क्लियर है क्या नहीं है? पहले बता दो, क्लियर है तो क्लियर है, नहीं है तो जल्दी बोलो। क्लियर है तो क्लियर है, नहीं है तो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। डन। एक्सेस। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, राइट द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2A + B gives C if the order of the reaction is 0। मैंने कहा यार भाई आप ये बताओ कितने भी रिएक्टेंट दे दियो, लेकिन उनने क्या बोल दिया, उसकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? 0। तो पता है क्या होगा? तो पता है क्या होगा? तो R = K, A की पावर 0, B की पावर 0। और जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा R = K। और सर 0 ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बराबर होते हैं। 0 ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। चेक कर लो सर, ये देखो, चेक कर लो भैया, चेक कर लो, ये देखो, जल्दी चेक करो। क्लियर? एक दिल बना दिया जाए सर, ये लो, ये देखो, बिल्कुल ये लो, ये देखो। डन? हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भी दिखा देता हूं, ये देखिए। नहीं 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 नहीं, वही सही तो लिखा था, आंसर ही तो लिखा था, ये देखो ना। हो गया? चलो आगे चलते। 35। अच्छा, उनने कहा हाउ कैन यू डिटरमाइन द रेट लॉ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका आप रेट लॉ कैसे निकालोगे? मैंने कहा सही बात है सर। देखिए रेट लॉ निकालने के लिए अपन को वैसे तो अगर देखा जाए तो सिंपल सा एक तरीका ये है रेट लॉ निकालने का। एक रेट लॉ तो अपन वो जानते हैं, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं, जो अपन डिफरेंशिएट वाले टर्म्स में वैसा लिख सकते हैं एक रेट। और दूसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं तो इसके लिए 2 केस बनाने पड़ेंगे। देखो कैसे केस। एक केस में मानना पड़ेगा कि जो NO है वो एक्सेस में है, और एक केस में मानना पड़ेगा कि O2 एक्सेस में। ये केस 2 कहलाएगा। इसमें मानना पड़ेगा कि O2 जो है वो एक्सेस में, ऐसा मानना पड़ेगा सर, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। ये देखो, ठीक, आ जाओ, जल्दी आओ। सर NO की बात करें तो R = K।
देखो NO क्या है में एक्सेस में, तो क्या बचेगा सिर्फ O2, ठीक है। और लेट सपोज अगर मैंने O2 का कंसंट्रेशन को डबल किया, अगर O2 को क्या करा डबल, तो नया रेट कितना आ जाएगा, R डैश इक्वल्स टू K ट्वाइस ऑफ O2, ट्वाइस ऑफ O2, तो 2 आ गया जाएगा और K O2 यही आएगा, तो ये आपका R डैश हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेट, 2 टाइम्स ऑफ रेट मतलब ट्वाइस हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ट्वाइस रेट ऑफ रिएक्शन। ट्वाइस रेट ऑफ रिएक्शन, ट्वाइस रेट ऑफ रिएक्शन, ये देखने को मिलेगा। अब केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 में क्या है सर, O2 एक्सेस में है, तो O2 को हटाओ, क्या बचेगा, R इक्वल्स टू के NO की पावर 2, क्योंकि भैया उसकी ऑर्डर आपने आगे स्टेशनरी 2 है। तो इस हिसाब से अगर मैं डबल करूं किसको, अब मान लो मैं NO के कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं, तो जो नया रेट आएगा K 2NO का स्क्वायर, तो जो नया रेट आया 2 2 ज़ा 4 K NO का स्क्वायर, K NO का स्क्वायर दिख रहा है, K NO का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां पर हो जाएगा R डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, बात समझ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ये आपको पता होना चाहिए। कितने टाइम्स हो गया सर, 4 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स। मैंने कहा डन, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये 2 केस हो गया। उसके बाद अगर आप चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक और तरीका होता है, R इक्वल्स टू, लिखो इसको 1/2 डेल्टा NO अपॉन एंड डेल्टा T, फिर डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, फिर 1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। ये देखिए दिख रहा है, बिल्कुल शानदार, देख लिया, बिल्कुल शानदार। देख लो, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये, देख लो एक बार, कोई तकलीफ तो नहीं है, डन, बढ़िया। चलो 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 चलो, बिल्कुल चलो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आ रही है। सर ऐसे आप निकाल सकते हो रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, वैसे ऐसे अपन निकाल नहीं सकते थे, बस यही ऐसे केस थे जैसे अपन इसको प्रेरित करके दिखा सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा। ये तो उसने दे दिया आड़ा टेढ़ा, लेकिन ठीक है। चलो देखो, वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन as a function of initial concentration either by keeping the concentration of one of the reactant quotient and changing the concentration of other reactant or by changing the concentration of both the reactant। या तो हम एक आध को कांस्टेंट रखें और बाकी का चेंज करें, या फिर हम दोनों का चेंज करें, तब जाके हम इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी एकदम जल्दी 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 हटाऊं। चल अब देखो, फॉर द गिवन रिएक्शन, जो रिएक्शन दी थी उसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, कीपिंग O2 कांस्टेंट, O2 को हमने क्या रख दिया भैया, एक्सेस में था तो कांस्टेंट हो गया,
if the concentration of NO is double, rate is found to becomes 4 times. This shows that ये कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स. तो इस समय ये हुआ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO का स्क्वायर. Keeping NO constant, if the concentration of O2 is double, rate is also found to becomes double. This shows that O2 की पावर 1 आएगी. सर सॉरी, यहां पर O2 की पावर 1 आएगी. यहां पर O2 की पावर क्या आएगी 1 आएगी. बिल्कुल जल्दी, यहां पर O2 की पावर कितनी आएगी 1. ठीक ठीक है ठीक है ठीक है. 1 आ गई सर, 1 आ गई. डन, 1 आ गई. चलें आगे. यस सर. चल अब देखो, और अगर ओवरऑल रेट लॉ लिखें तो फिर यह आ जाएगा ओवरऑल. अगर अपन किसी के भी कांस्टेंट को नहीं हटाते हैं तो ओवरऑल में यही आएगा कि के NO की पावर 2 और O2 की पावर 1. ये ओवरऑल रेट लॉ है. उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन तो मैंने आपको बताया ही अभी. बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल सही. एक नंबर एक नंबर. सर इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है. चलो करो, नोट डाउन करो, करो नोट डाउन करो जल्दी. नोट करना है बढ़िया तरीके से सर. मैं नहीं जानता, बढ़िया तरीके से नोट डाउन करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, डन 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 डन. हो गया. हो जाए तो बताइएगा जरूर. कोई दिक्कत? ठीक है, चल ये लीजिए. फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी हैव द सेम वैल्यू. कौन सी ऑर्डर है जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी हैव द सेम वैल्यू? विच टाइप ऑफ रिएक्शन. सर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है मैंने भर भर के आपको कि 2 टाइप की रिएक्शन यहां पर बहुत काम करती है, एक एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स. तो भैया एलिमेंट्री रिएक्शन जिसको अपन कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन. क्या कहते हैं सर? सिंगल स्टेप रिएक्शन. क्या कहते हैं सर इसको अपन? सिंगल स्टेप रिएक्शन. इस केस के लिए फॉर विच ऑफ द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी हैव द सेम वैल्यू. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. सिर्फ इस केस के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं. ठीक है. मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जल्दी देखेंगे, जल्दी. मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. कोई तकलीफ? जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी, बिल्कुल फटाफट नोट डाउन करेंगे. हो गया? डन. हो जाए तो बताइएगा जरूर सर, हो जाए तो बताइएगा जरूर सर. ये लीजिए 36 हो गया. देखिए तो इफ द रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, कहा था ना मैंने. कौन सी रिएक्शन? एलिमेंट्री. ऑर्डर इज सेम एज मॉलिक्युलरिटी. तो ऑर्डर किसके तरह सेम हो जाएगी? मॉलिक्युलरिटी के तरह. किसके तरह सेम हो जाएगी? मॉलिक्युलरिटी के तरह. चलो भैया 36 क्लियर है. भैया 36 क्लियर है. डन. चल 37 पे बात करने वाले. किस पे बात करेंगे? 37 पे. हाँ. In a reaction, if the concentration of reactant A is triple, the rate of reaction becomes 27 times
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है भैया, इन अ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ट्रिपल, 3 गुना कर दिया तो क्या होगा सर। ठीक है सर, देख लेते हैं। वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो बहुत इजी है। मान लो आपने एक रेट ले लो R इक्वल्स टू के, एक रिएक्टेंट एक ही है ना, तो A की पावर n मान लेते हैं, आपको ऑर्डर निकालना है ना। अब उनने क्या बोला, A is triple, concentration of A is tripled, हाँ, concentration of A is tripled, कितना कर दिया, 3 गुना। So rate of reaction becomes 27 times। कितना हो गया, 27 टाइम्स। एक इक्वेशन बना सकते हैं क्या, 27 टाइम्स हो गया ना। जो अपन ने ए को कितना कर दिया सर, 3 टाइम्स। यही है ना कि नहीं है, यही है क्या नहीं है। बात तो सही कह रहे हो सर, बात तो सही कह रहे हो। तो मैं कहता हूं इन इक्वेशन को लेके तो आओ जरा, देखे तो अपन भी तो देखे क्या सही बात है कि नहीं। ये पहली इक्वेशन हमारी, ये दूसरी इक्वेशन। एक काम करो, डिवाइड करो सेकंड को फर्स्ट से, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। चलो सेकंड में क्या है, 27R इक्वल्स टू के 3A की पावर n, ठीक है, 3A की पावर n। भाई ये बार बार छोटी पेंसिल हो जाती है, तुम लोग को भी लगता होगा ना अपने मन से ही। ये R इक्वल्स टू के A की पावर n, यही होगा। अब देखो प्यार से, अब देखो क्या बचने वाला है सर, ये गया, ये भी गया। अब देखो यहां बच रहा है 27। देखो इसको अपन अलग कर सकते हैं, 3 की पावर n और A की पावर n, और इधर क्या हो जाएगा, A की पावर n। तो A की पावर n से A की पावर n कैंसिल। अब देखो प्यार से देखो क्या बचा, 27 और 3 की पावर n। अब एक बात बताओ, कोशिश ये करो ये 27 को 3 के टर्म्स में लिख सको, कोशिश करो 27 को 3 के टर्म्स में लिख सको, ऐसी कोशिश करके दिखाओ मेरे को, ऐसी कोशिश करके दिखाओ कि भैया 27 को 3 के टर्म्स में लिख सको। लिख पाओगे क्या सर, लिखना तो चाहिए सर। 3 का क्यूब होता है 27 और ये 3 की पावर n, जब बेस सेम होता है तो पावर्स भी सेम, तो n की वैल्यू 3, मतलब थर्ड ऑर्डर सर, मतलब थर्ड ऑर्डर, मतलब थर्ड ऑर्डर, मतलब थर्ड ऑर्डर। क्या सर, मतलब थर्ड ऑर्डर। जल्दी देखो, जल्दी देखो, थर्ड ऑर्डर। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल एक तरफा, मतलब मान ले आपकी बात। ठीक है सर, मान ली, मान ली, मान ली भैया, मान ली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मान ली, बराबर मान ली। ठीक है सर, डन डन। कोई भी दिक्कत आए तो बताइए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, ठीक है, n की वैल्यू यहां पर 3। चलो थर्ड ऑर्डर, कैसा ऑर्डर भैया, थर्ड ऑर्डर। चलिए चलो n की वैल्यू यहां पर थर्ड ऑर्डर, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर। ठीक है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टाइम निकालना है सर, टाइम रिक्वायर्ड फॉर
कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं कहता हूं पहले जीरो ऑर्डर का वो बताओ। ये देखो K इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, कितना बढ़िया निकाला एक्सप्रेशन। अब देखो इसमें से क्या बढ़िया काम करेंगे। सर आपको क्या पता है, ये अपन लिखते थे इनिशियल, और मैं आपको क्या बोलता था, एक ही जगह पे क्या लिखता है, इनकम्प्लीट रिएक्शन। जितनी भी इनकम्प्लीट बचेगी वो रख देना यहां पर, बस बात खत्म। क्या रख देना, इनकम्प्लीट रख देना, बस बात खत्म। तो मैंने कहा सर उसने बोला है 100% कंप्लीट, उसने क्या बोला है 100% कंप्लीट। सर 100% कब कंप्लीट होती है ये बताओ पहले मेरे को। सर 100% कंप्लीट का मतलब ये होता है कि 0% इनकम्प्लीट। 0% इनकम्प्लीट मतलब अब कुछ बची ही नहीं है, तो मतलब यहां पर जो ए है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, यही तो ट्विस्ट है। तो K इक्वल्स टू ए नॉट माइनस 0 अपॉन टी, और उसके हिसाब से हो जाएगा K इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टी। ठीक है, तो T को लेके जाएंगे इधर, और अगर T को इधर लेके गए तो ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन के, ए नॉट अपॉन के। और दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, ये तो हो गया। अगर कुछ लोग आर नॉट के टर्म्स में लिखते तो ये भी हो सकता था। अब इन दोनों में से कुछ भी ले लो, क्योंकि सर ए नॉट भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और आर नॉट भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। बिल्कुल कोई तकलीफ की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट, जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट, हो जाए तो बताइएगा जरूर। जल्दी 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 जल्दी, हो गया, जल्दी बोलो। डन? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए सर, पर अच्छा परेशानी वाला तो कोई मुद्दा यहां पर है ही नहीं। सब चिल चल रहा है, एकदम चिल। देखो चिल पील कैसा चल रहा है, चिल पिल कैसा चल रहा है, चिल पिल। K इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टी, K इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टी। चलो टेक अ चिल पिल, चेक करें। मैंने देखो यार, मुझे पता था ये लोग आर नॉट लेंगे, मुझे पता था ये लोग आर नॉट लेंगे, इसीलिए मैंने भैया पहले ही लिख दिया कि भैया ए नॉट को आर नॉट भी लिख सकते हैं। वैसे ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है, या अगर ए नॉट के टर्म्स में भी आप लिख के आते तो मार्क्स तो मिलने ही है, क्योंकि ए नॉट को अपन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेके चल रहे हैं, अपन ने फॉर्मूले में ऐसे ही स्टार्ट किया है। ठीक है, वो आर फॉर रिएक्टेंट लेके चलते हैं। उनकी जो रिएक्शन होती है, इनकी रिएक्शन इनने ऐसे चालू करी है और मैंने चालू करी है ऐसे, इसलिए मेरे इनिशियल्स ए के टर्म्स में आते हैं और इनके आर, और इससे कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई नहीं काटेगा सर, कोई नहीं काटेगा बेटा, दोनों बढ़िया चीज है, दोनों सही चीज है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती है। मैंने कहा ठीक है डन, चलो आगे बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ, जल्दी हो गया। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। 38 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सर, 38 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सर, बिल्कुल। ये लीजिए सर 39, देख रहा हो 39 क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहा है समझना पड़ेगा। फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, द रेट लॉ इज, ये रेट लॉ दे दिया है, R इक्वल्स टू K, A और B की पावर 3/2। कैन द रिएक्शन बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन एक्सप्लेन, क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकती है कि नहीं। पहले तो मैं कहता हूं ऑर्डर निकालो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सर जो भी यहां पर इनिशियल से, मतलब जो भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से उनकी पावर जो इनको प्लस करिए, तो 1
+3/2, ठीक है। 2.5 आएगा, मतलब 5/2, कितना आएगा 5/2। ये ऑर्डर आ गई। और हमने क्या पढ़ा था सर, वो सुनो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अरे भाई ये सब पढ़े अपन ने अभी। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, किसकी बात कर रहा हूं सर मैं? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, किसकी बात कर रहा हूं? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is equal to molecularity of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होता है सर? मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन के। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होता है? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। और सर ऑर्डर यहां पर कितनी है? 5/2। ऑर्डर यहां पर कितनी आ रही है? 5/2। लेकिन हमने पढ़ा है सर मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, तो मॉलिक्युलरिटी 5/2 नहीं हो सकती। मॉलिक्युलरिटी 5/2 नहीं हो सकती। और अगर ये मॉलिक्युलरिटी के बराबर नहीं है तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन भी नहीं है। तो यहां पर अच्छे तरीके से ऐसे पहले आंसर डालना, फिर लिखना नो नो नो। क्या लिखना? नो नो नो। और फिर उसके बाद आगे बढ़ना बढ़िया और सुंदर तरीके से, शानदार और बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो यहां पर नो हो चुका है। क्या हो चुका है? यहां पे नो हो चुका है बढ़िया और शानदार तरीके से। जल्दी नोट डाउन करिए भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। वो तो इसको अपन को एक काम करना पड़ेगा, इसको मुझे जरा सेट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इधर पे ऐसे करना पड़ेगा तो शायद काम हो जाए। ये देखो, दिखा? चलो पढ़ो पढ़ो। ड्यूरिंग एन एलिमेंट्री रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम्स और आयन कोलाइडिंग टू रिएक्ट इज रेफर्ड टू एज मॉलिक्युलरिटी। कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं उसको अपन उसकी मॉलिक्युलरिटी कहते हैं, है ना? कि अगर मान लो 2 मॉलिक्यूल वहां पर अवेलेबल है तो उसको बायमॉलिक्यूलर, 3 अवेलेबल है तो ट्राइमॉलिक्यूलर, ऐसे चलते हैं। Had this been an elementary reaction, the order of the reaction with respect to B would have been 1। B के रिस्पेक्ट में तो 1 थी, वहां चल जाता, बट इन द गिवन रेट लॉ इट इज 3/2, है ना? अगर रिएक्शन में देखे तो B के रिस्पेक्ट में 1 थी, लेकिन यहां पर कितनी दिख रही है? 3/2, मतलब ऑर्डर चेंज है। दिस इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन। कई सारे तरीके हैं सर जहां से आप प्रूव करके बता सकते हो, कई सारे तरीके हैं सर जहां से आप प्रूफ करके बता सकते हो ये ऐसा और वैसा, ये ऐसा और वैसा। चलो भाई सुंदर तरीके से चालू करेंगे, बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे। क्या बोला मैंने? सुंदर तरीके से चालू करेंगे और बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे। चलो जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन? चलो हाँ। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैज एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी येट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। देखो यार बेटा, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, पता है। अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो पहले तो उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड वो एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, लेकिन फिर एक्टिवेशन एनर्जी के साथ उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए कि वो कोलाइड कर सके, विच इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उनके पास सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी बात सर ये भी होना चाहिए क्या? प्रॉपर ओरिएंटेशन पे कोलिजन।
प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन, और इसको अपन कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। अगर बेटा इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे, कितनी भी एनर्जी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। और अब कुछ लोग कहते होंगे सर ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं? बेटा देखो यार, एनर्जी है तो टकरा रहे होंगे, लेकिन सही से टकराना जरूरी है। और सही से का मतलब होता है ये वाला टकराना। सर कट मार के नहीं जाना है, एकदम हेड ऑन हेड कोलिजन चाहिए मेरे को। कैसा चाहिए? हेड ऑन हेड कोलिजन। ये कोलिजन होगा तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। प्रॉपर हेड ऑन हेड कोलिजन चाहिए। क्या? प्रॉपर हेड ऑन हेड कोलिजन चाहिए है, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी नोट डाउन करो सर। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? देखो अब पढ़ो। अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी कंसिडरेशन, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड ऑल्सो हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन। अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। दिस कंडीशन माइट नॉट बी गेटिंग फुलफिल्ड इन दिस रिएक्शन। दो ही कंडीशन है आपके पास, अगर दोनों फुलफिल हो गई काम हो जाएगा। ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। ये दोनों कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों फुलफिल हो रही है तो अपना काम बन जाएगा, नहीं तो अपना काम नहीं बनने वाला है। आप देख सकते हो, बिल्कुल आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। डन 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 डन। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। चलो, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल द मॉलिक्युलरिटी बी इक्वल टू जीरो। देखो यार बेटा, ऑर्डर जीरो का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास A प्लस बी गिव्स C। अब ये रिएक्शन पता है बेटे क्या हो रही है? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है, कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। तो इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो R इक्वल्स टू K, A की पावर 0 B की पावर 0। दैट मीन्स ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर, ठीक है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी जीरो होने का मतलब समझ रहे हो? अरे भैया, मॉलिक्युलरिटी जीरो होने का मतलब समझ रहे हो? मॉलिक्युलरिटी जीरो होने का मतलब ये होता है कि वहां पर भैया रिएक्टेंट ही नहीं है रिएक्ट करने को। तो सर कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके लिए मॉलिक्युलरिटी जीरो है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी की मॉलिक्युलरिटी जीरो हो जाए। मॉलिक्युलरिटी जीरो हो गई तो ना तो यहां पर ए होगा ना तो बी होगा, तो रिएक्शन काहे की करवाओगे भाई? रिएक्शन हो रही है मतलब मॉलिक्युलरिटी तो होगी होगी, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो। मॉलिक्युलरिटी तो अनिवार्य है, मॉलिक्युलरिटी तो अनिवार्य है। चलो, मॉलिक्युलरिटी तो अनिवार्य है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो 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 चलो, मॉलिक्युलरिटी तो अनिवार्य है। चलो जल्दी बताओ भाई, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। समझे? हो गया? देखो देख लो। नो, द मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो और अ फ्रैक्शनल नंबर। वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, भैया इतनी भी नहीं होती। मैक्स टू मैक्स 1 या मैक्स टू मैक्स 2। भैया 3 वाले भी बहुत दिक्कत है। 3 वाली जो मॉलिक्युलरिटी है ना, ये भी बहुत दिक्कत की होती, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे। बेटा देखो यार, पहली बात तो एक समझो, अगर आपके पास सिर्फ H2 के मॉलिक्यूल्स है तो मतलब H2 वाले मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना है, मतलब हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यही आपस में टकराते रहेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास H2 और I2 है,
तो भैया फिर आपको H2 को और I2 को टकराना है आपस में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 3 मॉलिक्यूल है, आपकी रिएक्शन है A प्लस बी प्लस सी प्लस प्रोडक्ट, तो इस केस में बहुत लफड़े हैं। पता है क्यों? अब तीनों को प्रॉपर ओरिएंटेशन से आपस में टकराना है, तभी काम होगा। जैसे ऐसे ये तीनों जब ऐसे टकराएंगे, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, और ये तीनों, पहली बात तो तीनों अलग अलग चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी, और फिर उसके बाद इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। और ये केस बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हमें 3 मॉलिक्युलैरिटी वाली चीजें बहुत कम मिलती हैं। इसलिए हमें 3 वाली मॉलिक्युलैरिटी वाली चीजें हमें बहुत कम मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलो डन, चलो डन 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 डन, फटाफट उठाएंगे, फटाफट उठाएंगे, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। 41 हो गया, 41 हो गया, 41 41 41 हो गया, 41। चलो हाँ, ये अच्छा है भैया 42, ये अच्छा है भैया 42, कल के लेक्चर में ही करवाया था, ये बढ़िया है 42, कल के लेक्चर में ही करवाया था मैंने, आनंद आया था देख के भैया। क्या आया था? आनंद आया था 42। ठीक है। फॉर अ जनरल रिएक्शन A gives B, plot concentration of A versus time in a figure, answer the following questions on the basis of this graph। ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ऑर्डर बतानी है A और T के बीच में। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर लॉग नहीं लगा है तो 0 के चांसेस ज्यादा हैं। आ जाओ भैया, सब निकाल देंगे। तो लेट्स चेक हिट एंड ट्रायल मेथड। 0 और 1 ही है हमारे पास। 1 के लिए लॉग होता तो मैं पहले 1 ट्राई करता। अरे भैया 0 ही आंसर, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा सारा। यही फॉर्मूला होता है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। वैसे पिछली क्लास में ही मैंने सिखाया था कि कैसे आप लॉग वगैरह निकालते हो। सर देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए को इधर रखना है, टी को वहां, तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। होती है क्या नहीं होती है भाई? बिल्कुल होती है सर। तो ये जो y है, ये कौन से, इस वाली एक्सिस पे, और जो x है उस जगह पे t लेके आना है इस वाली एक्सिस पे। मैंने कहा ठीक है, तो t को इंटू करो, क्या हो जाएगा? kt। kt a नॉट माइनस ए, होगा क्या नहीं होगा? मैंने कहा रीअरेंज करो, a को इधर फेंक के मारो, ठीक है, kt को उधर ले जाओ, हो गया सर, हो गया सर, चेक करो, चेक करो सर, हो गया। देखो सर, ये y की जगह पे आ गया, ये tx की जगह पे आ गया, और ये तो इंटरसेप्ट है। बनाओ, ग्राफ प्लॉट करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। इधर पे a है, यहां पर आ गया a, t नीचे है, ये रहा t, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब अगर ध्यान से देखो तो भैया दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, तो मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन टी के साथ वाले को क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप कैसा है? नेगेटिव, तो भैया नीचे की तरफ ग्राफ होगा। और स्लोप की वैल्यू कितनी होगी सर? जो लिखी हुई है यहां पर एक्स के साथ, टी के साथ माइनस के। ये लीजिए सर, आंसर आ गया। पहला आंसर है 0 ऑर्डर, दूसरा आंसर है माइनस के। अब तीसरा वाला आप लोग बताओ तो मैं मान जाऊं, तीसरा वाला आप लोग बताओ तो मैं मान जाऊं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा वाला आप लोग बताओ तो मैं मान जाऊं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे को। यहां तक जल्दी, तीसरा वाला आप लोग बताओ तो मैं मान जाऊं, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। तीसरा वाला अगर आप लोग बताओ तो मैं मान जाऊं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे को। यहां से यहां तक जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी भैया, समय नहीं है मेरे पास, पहले ही बोल दिया मैंने। हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, समय नहीं है भैया, समय नहीं है। ये ऐसे डिजाइन विजाइन चालू कर दिया मैंने। व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? अरे यार कैसी बात कर दी। 0 ऑर्डर के लिए क्या होती है? जीरो ऑर्डर के लिए कैसे निकालते हैं? R इक्वल्स टू के
कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, जीरो ऑर्डर बोला है तो भैया n की जगह जाएगा जीरो, किसी की पावर जीरो क्या होता है 1, तो R इक्वल्स टू K, तो जो यूनिट R की होगी वो यूनिट K की होगी, दैट मीन्स लो भाई, लो भाई, लो लो, लो लो भाई लो, क्या कर सकते हैं, बना दिया, लो देख लो देख लो, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, 42 पूरा सॉल्व है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं इनने क्या लिख के रखा है। इनने भी कुछ तो लिखा ही होगा, कुछ तो इनने भी बनाया ही होगा, ऐसा तो नहीं छोड़ देंगे भैया ये लोग, ऐसा नहीं करेंगे सर, ईमानदार लोग हैं ये लोग भी, छोड़ेंगे तो नहीं। ये लो सर, पहला आंसर क्या है, जीरो ऑर्डर, दूसरा आंसर क्या है माइनस के, तीसरा आंसर क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये देखिए पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, दिखा दिखा। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होनी चाहिए थी, कोई भी दिक्कत की बात यहां तक नहीं होनी चाहिए थी। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहां तक हो गया हो तो जल्दी बता दो। चलें, चलो हाँ, क्या करें अब इस क्वेश्चन का, क्या करें सर बताओ। अब क्या करें ऐसे क्वेश्चंस का, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो भाई, पढ़ो पढ़ो भैया पढ़ो, जल्दी पढ़ो। The reaction between H2 and O2 is highly feasible, yet allowing the gas to stand at room temperature in the same vessel does not lead to the formation of water. Explain. Formation of water. Explain. मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है, समझना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, समझना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला, तभी मजा आएगा, नहीं तो समझ नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखो कह रहा है सर जी रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 इज हाईली फिजिबल, बहुत आसानी से H2O2 मिलकर रिएक्शन करते हैं। द गैसेस टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर इन द सेम वेसल डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर। लेकिन मैंने एक वेसल में डाल दिया इसको, दोनों गैस को, लेकिन इनने फिर भी वाटर तैयार नहीं किया। जब ये लोग बहुत अच्छी रिएक्शन कर लेते हैं तो मैंने रूम टेम्परेचर पे इनको रख दिया, फिर क्या दिक्कत आई, मैंने रूम टेम्परेचर पे इनको रख दिया, फिर भी इनने वाटर तैयार नहीं किया। तो मैंने पता है क्या बोला, मैंने कहा अच्छी बात है, दोनों बढ़िया तरीके से रिएक्शन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता है क्या दिक्कत है, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। रूम टेम्परेचर पे इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो आप लोग जानते हो टेम्परेचर बढ़ाओ, तभी रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी, या तो कैटलिस्ट को लाओ। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है सर अपन ने, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, इस तरीके का ग्राफ पढ़ाया था आपने, इस तरीके का, और ये जो होता है इसी को कहते हैं एक्टिवेशन बैरियर, एक्टिवेशन बैरियर। इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको फोड़ना पड़ेगा, ये तो यहां से उछक के यहां आएंगे, तो इतना बैरियर पार करोगे तब जाके आपके प्रोडक्ट बनेंगे। तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, कहां पर, रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए ये लोग रिएक्ट नहीं करते। आप टेम्परेचर बढ़ाओ अपने आप, नारन्ना रन्ना ना नारन्ना रन्ना, घुल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई वाली दिक्कत की बात नहीं आएगी, घुल मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। लेकिन तब तक तो आपको रुकना पड़ेगा, तब तक तो आपको रुकना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होगी।
तो बस बात यही है सर कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए ना तो H2 और O2 आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, नहीं तो फिर अपना काम हो जाता, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, नहीं कर रहे तो अब अपन क्या कर सकते हैं, है ना, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। नहीं कर रहे, नहीं मान रहे तो फिर भैया साइड से निकलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ लेंगे सबको अपन एक एक करके। ठीक है, डन। चलो ये देखो, दिस इज बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज वेरी हाई एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, दिस इज बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इज वेरी हाई एट रूम टेम्परेचर। यही वाली बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो, तो यहां तक क्लियर है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है, अब अपन आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो सर, हाँ क्या बोल रहा है वाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। सर देखो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टेम्परेचर एनर्जी मिल जाएगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगी, और वो क्या करेंगे, वो जो एक्टिवेशन बैरियर था उसको पार करके उस साइड चले जाएंगे। एक्टिवेशन बैरियर को पार करके वहां चले जाएंगे और क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाती है, वो आपस में टकराने लगते हैं, उनकी कोलिजन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं सर। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए तो सर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, और इफेक्टिव कोलिजन अगर बढ़ गए तो सर जी आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसीलिए अपन ने यह भी कहा है कि अगर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हैं, कितना करते हैं, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हैं, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। चलो भाई जल्दी, चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सही तरीके से बातें करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो 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 चलो, मजेदार, बढ़े आगे। बढ़े आगे, बताओ। डन, ठीक, पढ़ो। एट हायर टेम्परेचर लार्जर फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर। देखा, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल किसको पार कर जाते हैं, एक्टिवेशन बैरियर को। एक्टिवेशन बैरियर मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, विच लीड्स टू फास्टर रेट, विच लीड्स टू फास्टर रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा एक तरफा, मैंने कहा डरने वाली बात नहीं है। अब कौन सी बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, क्यों नहीं है डरने वाली बात, ये तो आपने बताई नहीं है। मैंने कहा बस नहीं है, बात खत्म होती है यहां पे। ठीक है, चलो ठीक है, अब सर कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। मैंने कहा मानना पड़ेगा ही बिल्कुल, जब कह रहे हैं तो। ठीक है, चलें आगे, आगे चलें, बिल्कुल चलो। हाँ, ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर, येट फ्यूल डू नॉट बर्न बाय देमसेल्फ एट रूम टेम्परेचर। क्या कह रहा है, समझो क्या कह रहा है।
ऑक्सीजन इज अवेलेबल in plenty in air yet fuels does not burn by themselves at room temperature explain। मतलब भैया सब जगह एयर ही एयर तो है, सब जगह भैया एयर एयर ही तो है, तो भाई फिर फ्यूल अपने आप क्यों नहीं बर्न हो जाता? तो मैंने अभी जो आंसर दिया था वही आंसर फिर दे दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बताओ कि सर ऑक्सीजन तो है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन भैया रूम टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई, इज टू हाई, ये कहना चाह रहा हूं मैं। समझे कि नहीं समझे बबुआ? समझे कि नहीं समझे बबुआ? ये कहना चाह रहा हूं मैं। अगर ये समझ गए तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 100 में से 100 मार्क्स हैं, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। चलो देख ले डिजाइन, देखो पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी पढ़ो जल्दी। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ फ्यूल इज वेरी हाई एट रूम टेम्परेचर, देयरफॉर दे डू नॉट बर्न बाय देमसेल्फ। इसलिए हमें थोड़ा हीट वीट देना पड़ता है। अगर हम हीट नहीं देंगे तो काम नहीं हो पाएगा सर, अगर हम हीट नहीं देंगे तो काम नहीं हो पाएगा सर। ये बात लिखवा लो, आप कहीं लिखवा लो भाई, लिखवा लो। मैं गारंटी देता हूं सर नहीं हो पाएगा, चांस ही नहीं है कि हो जाए, बिल्कुल चांस नहीं है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? डन, ठीक। हाँ देखो, और सर ये वाला मैंने अभी बताया था, मैंने अभी बताया था, जल्दी देखो इधर पे फोकस करके। पहले ये मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था देखो। Why is the probability of reaction with molecularity higher than 3 very rare? 3 लोग का, मैंने कहा था ना सर 2 का टकराना आसान है, लेकिन 3 लोग का प्रॉपर ओरिएंटेशन पे टकराना बहुत डिफिकल्ट है। आप खुद सोचो ना सर, इनको बराबर मात्रा से टकराना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन, पहली बात तो हो सके कि पहली बात तो सबसे रेयर कंडीशन ये होगी कि तीनों पास में आए एक बार में, और पास में आने के बाद भैया तीनों इस तरीके का कोलिजन करे, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। ये सब होने के बाद, अच्छा इनसे पहले एक चीज और होगी कि सबके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, सबसे पहले ऑल 3 क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो ये काम तो हो भी जाएगा। सेकेंड, प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराना, प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराना जिसको कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन, ये बहुत टफ होगा। समझ रहे हो, ये सबसे टफ होने वाला है। इट इज वेरी टफ टास्क, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं, और सबसे रेयर केस यही होता है। 3 वाले मिलते ही नहीं है, 2 वाले सबसे ज्यादा टास्क होता है, 2 वाले सबसे आसान टास्क होता है। तो यही चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? क्लियर है तो बता दो एक बार, क्लियर है तो बता दो एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो तो बता दो जल्दी एक बार, फटाफट बताना। सर जी टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको पहले ही बोला था क्लियर बताना है भैया, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है? चलो देखें क्या, देखो पहले इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं अपन। चलो, the probability of more than 3 molecules colliding simultaneously is very small। हाँ सर मैं सही कह रहा हूं, आप लोग मान नहीं रहे हो मेरी बात। इस चीज को बहुत ज्यादा कम है प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी कम है।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल। यही तो सबसे बड़ा टास्क है, तीनों एक साथ टकराना नहीं, देखो ना। हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ मॉलिकुलरिटी बीइंग 3 इज वेरी लो, इसीलिए 3 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। चलो जल्दी 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 हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई भी दिक्कत की बात हो तो बता दो। डन 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 डन। कंफर्म हो गया। क्लियर है 46 सबको? ठीक है, 47 पे आते हैं, 47 पे आते हैं, 47 पे आते हैं सर, मजा आएगा। ठीक है, why does the rate of reaction generally decreases during the course of the reaction? सर अगर मैं अच्छी भाषा में बात करूं आपसे, सुंदर भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं, तो बताओ मैं क्या बोलूंगा आपसे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर जी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और अब यहीं पर एक और सुंदर बात समझाने जा रहा हूं, थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। सर जैसे जैसे कोर्स ऑफ रिएक्शन होती है, कोर्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होती है, कोर्स ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे कंप्लीट होती है, ठीक है, रिएक्शन जैसे जैसे कंप्लीट होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूसेस, है ना? concentration of reactant reduces, so rate of reaction also decreases. तो rate of reaction also decreases, इसी वजह से rate of reaction भी क्या होता जाता है सर? कम होता जाता है। इसी वजह से rate of reaction भी क्या होता जाता है सर? कम होता जाता है। कोई तकलीफ की बात यहां पर कहीं से कहीं तक नहीं आती है। मैंने कहा डन, मैंने कहा बढ़िया चल रहा है सर, एक नंबर तरीके से। कोई दिक्कत? यहां पर एक बार देख के बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक नहीं आई है, कहीं से कहीं तक नहीं आई है। डन। चलो 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 एक बार देख लो, ठीक है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of reactant. As the reaction progress, reactant start getting converted into the products, so the concentration of reactant decreases, hence the rate of reaction decreases. Sorry, इसीलिए rate of reaction decreases. डन। जल्दी लो स्क्रीनशॉट, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, फटाफट जल्दी लो स्क्रीनशॉट। हो गया? कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 चलिए, कर लिया स्क्रीनशॉट? चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 48। हाँ सर, बिल्कुल 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 48 सर हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस हैं।
है ना, इसमें टेंशन नहीं लेना सर। लेकिन ये जो है ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये आपके काम के क्वेश्चंस है सर, आप ऐसे हल्के में मत लो इन क्वेश्चंस को, ये आपके काम के क्वेश्चंस है शॉर्ट आंसर्स। ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ये आपके काम के क्वेश्चंस हैं सर, दिमाग लगेगा इसमें, ठीक है, क्या है इसमें, दिमाग लगेगा बिल्कुल। और अगर आप सोचो ऐसे ही खत्म हो जाए तो ऐसे ही नहीं होते सर, समय लगेगा, भरपूर लगेगा, लेकिन समय लगेगा, भरपूर लगेगा, एक तरफा तरीके से। कैसे? एक तरफा तरीके से। मैंने कहा ठीक है, डन, एक तरफा तरीके से। एक तरफा तरीके से, ठीक है, कैसे? एक तरफा तरीके से लगने वाला। हमने कहा ठीक है सर। क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 48? थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन अलोन कैनॉट डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। बिल्कुल सही बात कर रहा है सर। सर मैं ये कहता हूं थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी का मतलब होता है ये रिएक्शन हो जाएगी। हो जाएगी का इसका ये मतलब नहीं है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन कर लोगे, क्योंकि सर क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, कन्वर्जन में बात करूं, मैं एग्जांपल के साथ ही दिखाता हूं। देखिए जो हमारा डायमंड है, हम डायमंड टू ग्रेफाइट कन्वर्ट करते हैं, ये होती है रिएक्शन। ये जो थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शन फिजिबल है, होगी, लेकिन सर ये बहुत स्लो होती है, तो इसका रेट भी बहुत स्लो होगा। अब बात तो यही आ गई, आपने बोला ये रिएक्शन होती है तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि रेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर इसको करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है। क्या है सर? एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई है, इसीलिए आपकी रिएक्शन बिल्कुल आराम आराम से चलती है। कैसी चलती है? आराम आराम से। ये बात याद रखना है। तो अगर कोई बोल दे कि ये रिएक्शन थर्मोडायनामिक फिजिबल है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वहां से रेट ऑफ रिएक्शन में निकाल पाओगे, नहीं। थर्मोडायनामिकली द कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट इज हाईली फिजिबल, बट दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो बिकॉज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, बिकॉज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, बिकॉज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। ये बात मान के चलिए, कोई तकलीफ वाली बात यहां तक होनी नहीं चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई भी दर्द हो, कोई भी परेशानी हो तो बता दीजिए मेरे को। वैसे तो नहीं होना चाहिए कोई दर्द। चलो क्लियर है, डन। मान लू आपकी बात। सर ये करिए, शॉर्ट आंसर्स पे थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि ये पूछेगा सर। है सर, अभी हैं 3-4 क्वेश्चन और हैं। आई थिंक 52 तक ही है ना, कि नहीं है? आप बताओ, आपको पता होगा, मेरे को नहीं पता सर, है ना। कहोगे अरे सर तेज चल रहा है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बेटा। इन शॉर्ट आंसर्स को थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा तेजी में देना है। चलो क्लियर है इसको? चलो लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं 49। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो एक बार। क्या बोलता है, जल्दी पढ़ो फटाफट। चलिए भैया, हो गया? तो देख लो भैया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। हाँ सर, कितने सर पता ही नहीं चल रहा हम कब से करे जा रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं करवा भी तो रहा हूं तेजी में, मैं नहीं चाह रहा हूं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो, अपन बस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 49, मैंने कहा बहुत शानदार। अरे आपको अगर दिक्कत आ जाए तो बता दियो रे, कच्छू नहीं होगा, कच्छू नहीं होगा। सुनिए, why in the redox titration of KMnO4 versus oxalic acid we heat oxalic acid solutions before starting the titration? सर हीट क्यों करते हैं, पहले तो ये बताओ। हीट अपन इसलिए करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाए। हीट इसलिए करते हैं कि अपन टेम्परेचर रेज हो जाए। टेम्परेचर रेज होने से मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है ना। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मिल जाती है। मैंने कहा ठीक है सर, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर एनर्जी बढ़ गई तो सर रिएक्शन फास्ट हो जाती है और इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है।
तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन थी उसका रेट को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं सर, हीट करते हैं। तो फिर आसानी से KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में क्या होती है, रिएक्शन हो जाती है। जब अपन हीट करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। एक बार देख लो, द रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इज वेरी स्लो। कैसी होती है भैया, बहुत स्लो। इनके बीच की रिएक्शन बहुत स्लो होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। बाय रेजिंग द टेम्परेचर वी कैन एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, एनहांस कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर जी, इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, देख लो जल्दी जल्दी देख लो, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। डन, बोलो जल्दी भाई, टाइम नहीं लगाना है सर, अपने पास टाइम नहीं है, अपन को फटाफट चीजें कंप्लीट करनी है सर, जितने जल्दी हो जाए, क्योंकि अपनी लिमिट एक्सटेंड कर गई है सर। मैं कहता था वीडियो अपन 60 मिनट्स में बनाएंगे और वीडियो आई थिंक 70 मिनट्स के आसपास पहुंच चुका है, इवन इससे भी ज्यादा। आप समझ रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है चलो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, थोड़ा एक आध एक्सेप्शन तो आ ही जाता है। ठीक है, और अभी मैं आपको बोलूं तो 52 क्वेश्चंस थे, मतलब 3 क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं अपने। ठीक है चलो, व्हाई कांट मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन बी इक्वल टू 0? किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 0 क्यों नहीं हो सकती? सर एक बात बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? आप एक बात बताओ, अगर आपको रिएक्शन करनी है तो रिएक्टेंट तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? मान लो A2 + B2 गिव्स 2AB बने, बिना रिएक्टेंट के रिएक्शन हो जाएगी क्या? नहीं सर, कैसी बात करो, पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया कितने रिएक्टेंट ले रहे हो, वही तो मॉलिक्युलरिटी है। और सबसे कम मॉलिक्युलरिटी होती है बेटा 1, जिसको अपन कहते हैं यूनिमॉलिक्युलर। और यूनिमॉलिक्युलर मतलब कम से कम एक रिएक्टेंट तो लोगे, एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल तो लोगे, एक भी नहीं लोगे तो रिएक्शन कहां से होगी? इसीलिए मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं होती, नॉन जीरो, कभी भी 0 नहीं हो सकती। बिल्कुल डन, एक नंबर, कभी भी 0 नहीं हो सकती। देखो जरा, देखो ये तो बिल्कुल इजी वाले टर्म्स हैं सर, बिल्कुल मजेदार। देखिए, मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री स्टेप। कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, मॉलिक्युलरिटी का नाम देते हैं। हमने कहा बहुत शानदार सर, एक नंबर बात कर रहे हो। फॉर दिस वी रिक्वायर्ड एट लीस्ट अ सिंगल मॉलिक्यूल लीडिंग टू द वैल्यू ऑफ मिनिमम मॉलिक्युलरिटी ऑफ 1। अगर हमें मॉलिक्युलरिटी 1 बतानी तो कम से कम एक मॉलिक्यूल होना चाहिए रिएक्शन के अंदर। और सर अगर एक भी मॉलिक्यूल नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो मॉलिक्युलरिटी इसलिए कभी भी 0 नहीं हो सकती। ऐसा होगा, ये होगा, बिल्कुल, मॉलिक्युलरिटी इज नेवर नॉट इक्वल टू 0। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी, बराबर तरीके से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। डन 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 डन, हो जाए तो बताएंगे जरूर सर, हो जाए तो बताएंगे जरूर सर। डन, जल्दी, हो गया? चलो अब देखो यहां पर, अब ये क्या पूछ लिया, जाओ। Why molecularity is applicable only for elementary reaction and order is applicable for elementary as well as complex reaction? सर बात को समझने की कोशिश करिए, पहले एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फर्क क्या है? ये हो गई एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, ये हो गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब दोनों में पहले फर्क देखिए सर, देखिए क्या होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है,
क्या है सर? सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो यहां अगर आप देखें तो A प्लस बी गिव्स ए बी, दिख रहा है? कितने मॉलिक्यूल है भैया? एक। इधर कितने हैं? दो। तो यहां से आप मॉलिक्युलरिटी की अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगी सर? आपकी मॉलिक्युलरिटी आ जाएगी 2। इजिली दिख गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल डन। ठीक है, ऑर्डर भी आप आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर ऑर्डर भी इजिली आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे। वैसे तो अगर ये स्लो स्टेप होगी तो ऑर्डर भी आपकी 2 आ जाएगी, और नहीं तो आप भैया ऑर्डर तो अपना सिंपल सी बात होती है, फैक्ट क्या होता है ऑर्डर अपना क्या कहलाता है भैया? ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, वो तो किसी के लिए भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपसे बात करूं इधर पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है सीक्वेंस ऑफ स्टेप होती है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं सर NH4 का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां हमें मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड का हम O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तब बनता है हमारा HNO3। तो अगर आप देखो तो HNO3 बनाने के लिए कितनी स्टेप लग गई? 3। तो यही कहलाती है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, और इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जिसमें एक से ज्यादा स्टेप का इन्वॉल्वमेंट हो, एक से ज्यादा स्टेप का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको अपन क्या कहते हैं सर जी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको अपन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहां तक बात समझ में आई? पहले इतना नोट डाउन करो, पहले इतना नोट डाउन करो, पहले इतना नोट डाउन करो। डन हो गया? पहले इतना नोट डाउन करो। अब अगर आप देखो तो इस केस में अभी मैंने बैलेंस नहीं किया तो मॉलिक्युलरिटी कुछ और आएगी, इस केस में मॉलिक्युलरिटी कुछ और आएगी, इस केस में मॉलिक्युलरिटी कुछ और आएगी। तो हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग, तो ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? तो सर वो मीनिंगलेस है यहां पर मॉलिक्युलरिटी निकालना। इसीलिए कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी नहीं निकालते अपन। सर कितनी सारी मॉलिक्युलरिटी आ जाएगी, इसीलिए अपन कभी भी इसके लिए मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट नहीं करते। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी, इसकी जो भी स्लो स्टेप होगी उससे अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। जो भी इसकी कौन सी स्टेप होगी? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, वहीं से अपन किसको फाइंड आउट कर लेंगे? ऑर्डर। तो ऑर्डर इस केस में भी निकल जाता है, इस केस में भी। लेकिन ये सिंपल होता है क्योंकि मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी तो देख के पता चल गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 3-4 स्टेप है, तो हर केस में मॉलिक्युलरिटी निकालेंगे और वो सब अलग अलग पहुंचेगी। फिर ओवरऑल कैसे निकालेंगे? तो इसलिए इस केस में निकालना मीनिंग लेस होता है। बिल्कुल जल्दी स्क्रीनशॉट करेंगे इसको, तो बढ़िया तरीके से इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी। यहां तक हो जाए तो बताइएगा जरूर, जल्दी। डन 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 हो गया? क्योंकि फिर पढ़ना भी है सर, आगे क्या दिया हुआ है, ये होगा तभी तो अपन पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। जल्दी अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लास्ट 52 वो क्वेश्चन भी है। चलो हो गया आगे। A complex reaction proceed through several elementary reactions. Number of molecules involved in each elementary reaction may be different. हर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हर रिएक्शन में वो अलग होंगे। तो द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप मे बी डिफरेंट, हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी भी अलग होगी। देयरफॉर डिस्कशन ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस। कोई मतलब नहीं है, फिर आप ऐसी बात कर रहे हो जो चांस ही नहीं है। एक तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, क्या चाह रहे हो आप? जिंदगी बर्बाद कर दो बेचारे की। ऑन द अदर हैंड ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन इट्स मैकेनिज्म एंड इज नॉट मीनिंगलेस इवन इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो भैया वो तो इजिली एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, स्लोएस्ट स्टेप निकाल के अपन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो जाए तो बताएंगे जरूर, बस जल्दी नोट डाउन करेंगे। हो गया? क्लियर है?
चलो क्लियर है, डन। चलिए, हाँ, why can we not determine the order of reaction by taking into consideration the balance chemical equation? बेटा क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, हम ये नहीं बता पाते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी। जैसे मैं कोई भी स्टेप लिख दूं, जैसे मैंने अभी लिखा था, उसमें हमें नहीं पता कि भाई सीक्वेंस ऑफ स्टेप कितनी सारी है, तो हमें वहां से ये देख के नहीं समझ में आता कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है, और स्लोएस्ट स्टेप से ये रेट लिखा जा सकता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है बेटा। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। और अगर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है तो फिर काम नहीं, फिर नहीं। अगर वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है तो फिर कोई चांस नहीं है सर। हाथ मत लगा देना, हाथ मत लगा देना, फिर चांस नहीं है निकालना बिल्कुल भी। ऐसा अपन देख चुके, एक बार रीड करो फटाक से, फिर मैं बताता हूं। बिल्कुल। अरे अपन देख चुके हैं भाई, ये वाला मैटर अपन समझ चुके हैं, अभी देखा था अपन ने। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफन लीड्स टू इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ। भाई गलती हो जाती है कभी कभी, क्या होता है इसके आगे जैसे 1 लगाए, इसके आगे 6 लगाए, इसके आगे 3, तो हम लोग रेट लॉ में यही लिखते हैं, लेकिन यह अक्सर कभी कभी गलत हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग रिएक्शन सीम्स टू बी 10th ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो ना, इसका 3rd ऑर्डर इसका है, 6 इसका है, 10, तो 10th ऑर्डर होगा कि नहीं होगा सर? दिस इज एक्चुअली अ 2nd ऑर्डर रिएक्शन। और कौन सी ऑर्डर की निकली? 2nd ऑर्डर। क्योंकि सर आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितनी सीक्वेंस ऑफ स्टेप हुई है और स्लोएस्ट स्टेप में कौन था। अब इसकी स्लोएस्ट स्टेप में पक्की बात है इसकी ऑर्डर 2 आ रही होगी, इसलिए ये फाइनल ऑर्डर भी कहलाई। एक्चुअली द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, देखा, अकर्स इन सेवरल स्टेप, कई सारी स्टेप में हो रही है, लेकिन हमें एक ही स्टेप दिख रही है। द ऑर्डर ऑफ सच रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द, एक मिनट, is determined by the slowest step in the reaction mechanism. Slowest step in the reaction mechanism. Order is determined experimentally and is confined to the dependence of observed rate of reaction on the concentration of reactants. On the concentration of reactants. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी जो कि आपको यहां पर समझनी थी। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली थी। जल्दी बताइए सर, जल्दी बताइए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी सर, बिल्कुल बढ़िया था, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है सर, मैंने कहा डन। कैसे सर? डन डना डन डन। कैसा सर? डन डना डन डन, बिल्कुल डन डना डन डन। चलो अब इसको फटाफट खत्म करेंगे सर, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया वीडियो शायद, है ना? अपन यहां तक पहुंच गए शायद, यहां पहुंच चुके हैं अपन शायद। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता ऐसा। ठीक है, डन। एक बार देख लो, एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो। एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो। वैसे तो नहीं होगी। ठीक है, डन, क्लियर है? तो एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए जरा कमेंट सेक्शन में सब लोग, भैया फायर वाला इमोजी होना चाहिए एक नंबर तरीके से। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए जरूर मेरे को, जल्दी फायर वाला इमोजी हो जाना चाहिए एक नंबर तरीके से। ठीक है, और चमका लिख देना अगर क्लियर हो गया सारी चीजें, तो चमका ना। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो भैया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप जो लगे रहते हैं ना, 11वीं नहीं मिल रही, 12वीं नहीं मिल रही, रिकॉर्डेड नहीं मिल रहे, लाइव नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो इसका एक ही तरीका है सर, इसका एक ही तरीका है
कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम्युनिटी पोस्ट को फोकस करिए, सारी चीज अवेलेबल है। और बेटा लोग ये तो हो ही जाना चाहिए, यही तो हो जाना चाहिए, लाइक और शेयर। इसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई तो फिर तो धुलाई कंफर्म है, ठीक है, कंफर्म। चलो, साथ ही साथ आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, A1 तरीके से पढ़ाई करनी है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। 100% फ्री कंटेंट आपको दिया जाता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये ई बुक्स ई नोट्स जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है सर, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे बात करें तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम पे देखें तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी कवर करवाए जाते हैं, ये भी कवर होते हैं, जिसके लिए आपको शानदार क्रैश कोर्स अभी नहीं भैया, आएगा दिसंबर में, लेकिन तूफान मचा देगा सर, दिसंबर में आएगा लेकिन तूफान मचा देगा सर, बोले तो एकदम सोने पे सुहागा। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। सारे एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमे हुए हैं सर, वाईटी पे भी जमे हैं। अगर यहां पर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए, वैसे यहां पे भी आप मजे से देखिए, बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज यहीं पर खत्म करेंगे अपन इसको, टाइप 3 वाले कंसेप्ट को, और फिर कल मिलते हैं टाइप 4 में। मजेदार होने वाला है, शानदार वाला होने वाला है, लाजवाब वाला होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।